मध्याह्न छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग घर में होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो डीलेट की कक्षाएं जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्द रूप के बारे में अध्ययन किया। तो शब्द रूप में संज्ञा के जाना, सर्वनाम के जाना। आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। विशेषण मतलब जो किसी चीज की विशेषता बतलाए, चाहे संज्ञा की विशेषता बतलाए या सर्वनाम की। विशेषण जानने से पूर्व हम लोग विशेषण का अर्थ और विशेषण का प्रकार जान लें। विशेषण का अर्थ क्या होता है जान लीजिए पहले। विशेषण का अर्थ विशेषण का अर्थ विशेषण कहते किसे हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए वही क्या होता है? विशेषण। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। ठीक। विशेषण एग्जाम में पूछता भी है, कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। विशेषण का अर्थ क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उनको हम विश्लेषण कहते हैं। जैसे इदम सुंदरम चित्र। ठीक। क्या है? इदम सुंदरम चित्रम। इदम सुंदरम चित्रम। इदम मतलब यह सुंदर चित्र है। अब देखिए तो इसकी विशेषता क्या है? ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है, तो ये बतला रहा है कि भैया चित्र कैसा है। चित्र की विशेषता यहाँ बतला रहा है, सुंदर है कि खराब है, कैसा है। तो यहाँ चित्र क्या है? सुंदर। तो यहाँ विशेषता विश्लेषण क्या हुआ? ये विश्लेषण हुआ आपकी सुंदरता। कभी कभी इस प्रकार के वाक्य दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इसमें विशेषण कौन है। अयम विशाल वट वृक्ष अस्त। अयम मतलब यह, विशाला मतलब विशाल, वट वृक्ष मतलब पीपल का वृक्ष है। तो बताइए इसे, तो बताइए कि इन वाक्यों में विशेषण कौन सा शब्द है? अयम विशाल है, अयम विशाल है, वट वृक्ष। अयम विशाल वट वृक्ष अस्ति। ठीक। देखिए संस्कृत का है अयम विशाल वट वृक्ष अस्ति। अगर इस प्रकार के वाक्य दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसमें विशेषण कौन शब्द है, जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाए वही क्या होता है? विशेषण। देखिए वाक्य देखेंगे तो खुद ही बता देगा कि इसमें क्या है। यह विशाल पीपल का
वृक्ष। तो यहाँ पीपल का वृक्ष कैसा है, मोटा है कि पतला है कि विशाल है? यहाँ बता रहे भैया ये बड़ा, यहाँ विशाल मतलब बड़ा पीपल का वृक्ष है। जैसे राम मोटा है, तो यहाँ विशेषण क्या हुआ भाई? राम कैसा है, मोटा है। यहाँ संज्ञा का विशेषता बतलाया जा रहा है, तो वहाँ पर विशेषण क्या होगा? मोटा या पतला। ठीक, अब विशेषण के भेद देख लीजिए। अभी तो आपने पढ़ा विशेषण का अर्थ, तो विशेषण का अर्थ समझ में आ गया एक लाइन में। जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अयम सुंदर चित्र, चित्र कैसा है, सुंदर है, तो विशेषता क्या हुआ? चित्र की विशेषता क्या हुआ? सुंदर है। अयम विशाल वट वृक्ष, विशाल कैसा है, वट वृक्ष कैसा है, विशाल है, बड़ा है, तो विशेषण क्या हुआ? ये विशाल। जो बताए जैसे राम काला है, तो यहाँ विशेषण क्या हुआ? काला। ठीक, देखिए अब विशेषण का अर्थ हो गया। विशेषण के प्रकार, कि विशेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, तो विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं। कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं, कहीं 5 होते हैं। तो यहाँ कहा कि ये विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं, मान चलिए 5 भेद होते हैं। तो पहला गुणवाचक विशेषण, पहला है गुणवाचक विशेषण, यानी जहाँ गुण और दोष की बात किया जाए वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। क्या किया जाए? गुण। जैसे जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग या गुण की विशेषता प्रकट करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी इन्होंने कहा ना कि जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के किसकी बात करें? रूप रंग की बात करें। किसी वस्तु या व्यक्ति की रूप रंग का बात करता है वही होता है गुणवाचक विशेषण। जैसे इदम श्वेत पुष्पम, इदम श्वेत पुष्पम, यह श्वेत फूल है। देखिए यहाँ किसकी बात किया जा रहा है? रूप और रंग का। किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप रंग की जहाँ विशेषता प्रकट किया है तो वहाँ पर क्या होगा? गुणवाचक। तो यहाँ के फूल का गुण क्या है? फूल कई कलर के होते हैं, श्वेत होते हैं, पीले होते हैं, गुलाबी होते हैं। तो ठीक, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण क्या है? श्वेत। श्वेत है, फूल तो फूल होता ही है, लेकिन फूल का गुण क्या है? कि वह श्वेत फूल है। जैसे दिनेश चतुर छात्र अस्त, दिनेश, ठीक। देखिए कह रहा है कि दिनेश जो है चतुर छात्र है, तो यहाँ व्यक्ति की विशेषता क्या बतलाई जा रही है? गुण क्या है? तो है दिनेश चतुर छात्र अस्त। दिनेश चतुर है, छात्र है, अस्त। क्या होगा? दिनेश चतुर छात्र है। देखिए तो इसमें मालूम कैसे होगा कौन सा विशेषण है? तो कहा किसी व्यक्ति को वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु का जब रूप रंग की बात किया जाए, दिनेश कैसा छात्र है? दिनेश के अंदर क्या विशेषता है? दिनेश चतुर है, दिनेश चोर है, वो भी एक गुण हुआ ना। तो दिनेश कैसा है? दिनेश चोर है। ठीक, दिनेश चतुर छात्र, दिनेश कैसा छात्र है? दिनेश चतुर छात्र है।
दिनेश डरपोक है, दिनेश कैसा है, डरपोक है। तो यहाँ क्या गुणवाचक विशेषण है? जो यहाँ इसकी विशेषता बताया जाए। जैसे यहाँ श्वेत की विशेषता बताया जाए, फूल कैसा है, फूल श्वेत है। छात्र कैसा है, छात्र चतुर है। कौन सा छात्र चतुर है? दिनेश छात्र चतुर है। ठीक, तो इस हिसाब से देखेंगे। जैसे ये हुआ हमारा गुणवाचक। और आपके किताब में ढेर सारे दिए होंगे, एग्जाम देख लीजिएगा। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं ना भैया कि परिमाण जिसमें दिशा हो, जो निश्चय हो। नेक्स्ट हमारा है दूसरा, देखिए एग्जाम में कभी कभी दे देता है और ये पूछ लेगा, जैसे दिनेश चतुर छात्र अस्ति। इसमें कहेगा अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगी कि विशेषण कौन है, दिनेश है कि चतुर है कि छात्र है। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तौल या परिमाण संबंधी विशेषताओं का ज्ञान होता है, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक, नाप तौल दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। तो परिमाण मतलब जहाँ पर कोई नाप तौल किया जाए। जैसे दिनेश 2 लीटर दूध ले आता है, तो दूध ले आता है, कितना ले आता है? परिमाण क्या है कि 2 लीटर दूध ले आता है। जैसे ठीक, तो परिमाणवाचक विशेषण जिसमें नाप तौल की बात किया जाए। जैसे ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे 5 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 2 किलो अदरक, 2 लीटर तेल। ठीक, इसमें क्या है? यहाँ निश्चित है, कहेंगे यहाँ निश्चित है कि आदि कितना है? 2 किलो है। चीनी कितना है? 5 किलो है। ठीक, जहाँ किलो से संबंधित हो, लीटर से संबंधित हो, कुल मिलाकर जहाँ नाप तौल से संबंधित हो, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार से होता है, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। निश्चित जैसे एका छात्र, परिमाणवाचक में कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। देख लीजिएगा, जहाँ नाप तौल संबंधी होता है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक निश्चयवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चयवाचक विशेषण। निश्चयवाचक और अनिश्चय वाले। निश्चयवाचक क्या होता है? जो विशेषण निश्चित संख्याओं का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उससे हम निश्चितवाचक संख्या कहते हैं। जैसे एका छात्रा है, एका छात्रा मतलब एक छात्र, एका छात्रा निश्चित है ना, कितने छात्र है? एक छात्र है। पंचपत्राणि, कितने पत्ते हैं? 5 पत्ते हैं। त्रय वृक्ष, कितने वृक्ष हैं? जैसे त्रय वृक्ष। तो यहाँ निश्चित है, परिमाण है, कितने वृक्ष है? त्रय, 3 वृक्ष है। एका छात्र, कितने छात्र हैं? 1 छात्र हैं। अनिश्चयवाचक में क्या होता है? देखिए इसमें भी कई प्रकार के, जैसे गणनावाचक विशेषण हुआ, जैसे 7, 10, 20, ये सब गणनावाचक विशेषण में गया, यानी जिससे गणना का बोध होता है उससे हम गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 7 मतलब गणना हुआ ना, 7 है,
अष्ट 8 है, विंशत 20 है, पंचाशत 50 है, यानी जहाँ पर गणना किया जाए वो गणनावाचक विशेषण होता है। समूहवाचक विशेषण, जो चीज़ समूह में, जैसे पंच पुरुष है, पंच पुरुष मतलब 5 पुरुष, किसका समूह है? पुरुषों का समूह है तो परिमाणवाचक ही, लेकिन यहाँ पर व्यक्तियों का समूह है, इसलिए इसे समूहवाचक विशेषण कहते हैं। अब आइए अनिश्चितवाचक विशेषण। अनिश्चितवाचक विशेषण क्या है? जहाँ पर निश्चित न हो, जैसे कतिपय शिक्षिका, कतिपय शिक्षिका, कतिपय शिक्षिका, कतिपय मतलब कितने शिक्षिका हैं, कितनी अध्यापिकाएं हैं, तो यहाँ निश्चित नहीं अनिश्चित है, 2 है कि 4 है, 6 है कि 10 है, कोई निश्चित नहीं है। कतिपय, कतिपय मतलब कितने शिक्षिका, मतलब शिक्षिका हैं। सर्वे छात्रा, सर्वे मतलब सभी छात्र, कितने छात्र पता नहीं, लेकिन जितना भी है सब अनिश्चित है। ये नहीं कि 5 छात्र हैं कि 10 छात्र हैं, कुछ छात्र नहीं मालूम है, सिर्फ क्या है कि अनिश्चित है। सर्वे मतलब सभी, जितने भी छात्र हैं सभी। अब कितने छात्र हैं? अनिश्चितवाचक है। नेक्स्ट है अनेका नद्दा, अनेका नदः, नदा मतलब नदी है, कितनी नदी है? अनेक नदियां हैं। ठीक। नेक्स्ट है अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। ठीक। अब चलते हैं हम, परिमाणवाचक हो गया। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चयवाचक विशेषण भी हो गया। संकेतवाचक विशेषण, कैसा विशेषण हो? संकेतवाचक। देखिए, संकेतवाचक विशेषण क्या कहता है? इसे सार्वजनिक विशेषण भी कहते हैं। इसे और किस नाम से जाना जाता है? सार्वजनिक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। इसका पहचान कैसे करेंगे? वस्तुतः यह सर्वनाम शब्द होते हैं और संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। कैसे शब्द होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। किसकी तरफ संकेत करते हैं? संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं। जैसे इदम पुस्तकम मम अस्तु, इदम पुस्तकम मम अस्तु, संकेत कर रहे हैं यह पुस्तक किसका है? कह रहा है यह मेरा पुस्तक है। संज्ञा क्या कह रहा है? संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है तो भैया ये जो पुस्तक है ये मेरा पुस्तक है। इदम पुस्तकम मम अस्तु, यह मेरा पुस्तक है। किसकी ओर कर रहा है इशारा? संज्ञा की तरफ। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? संकेतवाचक विशेषण। संकेत किसकी तरफ कर रहा है? पुस्तक की तरह कर रहा है कि भैया ये जो पुस्तक है ये मेरा पुस्तक है। ते दिनागता, ते मतलब ये, दिना मतलब दिन, गता मतलब गए, वो कितने दिन गए पता ही नहीं। संकेतवाचक विशेषण कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण समझ में आया कि जो संकेत करे, और खासकर ये सर्वनाम होते हैं, जैसे आप देखिए ते था, इदम था। नेक्स्ट है आपका संकेतवाचक व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए, जितने भी नाम होंगे, जो भी आपके हेडिंग है,
उमांचल अगर व्यक्तिवाचक विशेषण है तो व्यक्ति से संबंधित होगा, व्यक्ति से रिलेटेड होगा, इसीलिए उसका नाम ही पड़ा है व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। क्या? जो व्यक्तिवाचक विशेषण बनते हैं उससे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारतीय दर्शनम, भारतीय दर्शनम, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण क्या कह रहा है? संज्ञा। ठीक, संज्ञावाचक शब्द बन रहा है। कैसा विशेषण है? भारतीय दर्शन। कैसा दर्शन है? भारतीय दर्शन है। कौटिल्य, कैसे व्यक्ति हैं? कौटिल्य है। कैसे व्यक्ति हैं? कौटिल्य जानते ही हैं आप लोग कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। ये हुआ, ठीक, हमारा विशेषण कंप्लीट हुआ। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपने पढ़ा, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अंतिम था आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। तो कुल मिलाकर विशेषण 5 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा चलता है शब्द। आइए, किसी भी आपने वर्ड पढ़ा, वर्ड के बाद शब्द कैसे बनते हैं? आपके सिलेबस में नेक्स्ट है टॉपिक आपका शब्द। शब्द क्या है? शब्द कहते किसे हैं? एक से अधिक वर्ड जब मिल जाते हैं, कितने वर्ड? एक से अधिक वर्ड मिलकर कोई स्वतंत्र जब कोई सार्थक शब्द बनाते हैं तब वही शब्द कहलाता है। शब्द क्या है? जब दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर स्वतंत्र एवं सार्थक शब्द बनाते हैं, वही क्या होते हैं? वही क्या होते हैं? शब्द होते हैं। ठीक, जब दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर स्वतंत्र एवं सार्थक शब्द बनाते हैं। कितने होंगे? 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे। जैसे कलम, एक वर्ड हो गया क प्लस ल प्लस म, इन तीनों को जोड़ोगे क्या होगा? कलम। कैसा शब्द है? स्वतंत्र है और सार्थक शब्द है। सार्थक और निरर्थक 2 शब्द होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे सार्थक क्या होते हैं, निरर्थक क्या होते हैं। तो ये हो गया हमारा शब्द। यानी जब वर्ड मिलते हैं, ये क्या हो गया? वर्ड हो गया। ये क्या हो गया? वर्ड हो गया। ये क्या हो गया? वर्ड हो गया। इन 3 वर्ड मिलकर क्या बना गए? कलम। ठीक, जैसे वहाँ के लम, लम कोई वर्ड है? कोई वर्ड नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है, कल है। तो शब्द का मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलकर सार्थक इकाई बनाते तो वही क्या कहलाता है? शब्द। अब देखिए वाक्य कैसे बनते हैं? जब 2 शब्द मिल जाएंगे, 2 या वाक्य, देखिए वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं तो वह वाक्य कहलाता है।
क्लियर? देखिए यहाँ ये कह रहे हैं दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? वाक्य। क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। यानी शब्द प्लस शब्द बराबर वाक्य, ये हुआ। ठीक? तो शब्द प्लस शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? वाक्य। वर्ण और वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द। अब देखिए शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। शब्द समझ में आया? वर्ण मतलब ये होता है जो स्वतंत्र होते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ठीक? स्वर स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन जो होता है वो स्वर की सहायता से ही बनता है तो वर्ण, लेकिन व्यंजन की सहायता से वह बनता है। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? शब्द के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। कैसा शब्द? निरर्थक शब्द। ठीक? चलिए चर्चा कर लिए सार्थक शब्द क्या होते हैं, निरर्थक शब्द क्या होते हैं। पहला हम देखिए सार्थक शब्द। नाम ही भैया कि ये सार्थक शब्द होंगे। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहता है सार्थक शब्द? जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ निकले वो सार्थक शब्द होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सार्थक के साथ निरर्थक लगा दिया जाता है। जैसे कहते हैं खाना होना, पानी होनी, माटी ओटी, घर वर, मकान वकान, गाड़ी वाड़ी। तो सिंपल सा चीज़ है कि लोग बोलचाल की भाषा में अक्सर सार्थक के साथ निरर्थक शब्द को जोड़ देते हैं। वो ऑटोमेटिक उसी के साथ इससे लगा रहता है। जैसे सार्थक शब्द का अर्थ ही होता है जिसका कोई न कोई अर्थ निकले। जैसे पानी, मकान, रोटी, ये सब क्या है? जैसे कोई कहते हैं पानी, तो आपके दिमाग में चीज बनता है वास्तव में सार्थक शब्द है पानी। मकान आपके दिमाग में कहा मकान कोई चीज़ सार्थक शब्द है। रोटी, अगर यही करिए ओना, ओनी क्या चीज़ हो, फिरते रहिए भैया ओनी क्या चीज़ है, कोई अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। वकान क्या चीज़ है? अगर कह दी भैया वकान, कोई समझ में नहीं पाएगा वकान क्या चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसके निरर्थक शब्द, कोई शब्द उसके दिमाग में कोई चित्र नहीं बन पाएगा। ओटी, अब आके जो ओटी समझ नहीं पाया। रोटी होता समझ में आता है कि ओटी है। अगर भैया ओटी चाहिए, कोई समझ पाएगा ओटी क्या है? नहीं। अगर रोटी चाहिए तब लोग जैसे सार्थक के साथ निरर्थक शब्द, यानी एक सार्थक शब्द हो गया, एक आपका अब निरर्थक में आ जाएगी वही निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ न हो। इसका कोई निश्चित अर्थ होता है। ठीक? क्या होता है? निश्चित अर्थ होता है। इसका क्या होता है? अनिश्चित अर्थ होता है। देख लीजिए इसका क्या होता है? निश्चित अर्थ होता है। इसका सार्थक शब्द में। निरर्थक में होता है अनिश्चित होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ न हो। ठीक? जैसे अब यही देख लीजिए पानी, ओनी, रोटी, ओटी। ठीक? अब आ जाइए, ये हो गया शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जो कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक शब्द। अब आ जाइए नेक्स्ट, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अब सार्थक शब्द जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में
सार्थक शब्द का महत्व है, निरर्थक शब्द का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक, संस्कृत में जो होता है, चाहे जहाँ सार्थक शब्द का महत्व ही होता है, निरर्थक शब्द का कोई महत्व नहीं होता। सार्थक शब्द के दो उपभेद होते हैं। सार्थक शब्द के कितने उपभेद हैं? दो। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी अविकारी क्या होता है? विकारी मतलब जो बदलता है, अविकारी मतलब जो नहीं बदलता। देखिए, जैसे विकारी अविकारी ना, जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर, यानी जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, क्या प्रत्यय? लिंग, वचन तथा कारक के कारण अपना रूप बदल देते हैं, उसे हम विकारी कहते हैं। ठीक, संस्कृत भाषा में उन्होंने कहा कि जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन एवं कारक के कारण अपना रूप बदल देते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जैसे लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, ये क्या कहें? इनकी परिभाषा देखिए। अभी हमने कहा, ये कह रहे लिंग, वचन एवं कारक पढ़ने पर इनका रूप रंग बदल जाता है। अगर हम यहाँ पर लिंग बदल दे, देखिए क्या इस तरह से पढ़ रहा है? विकारी। लड़की दौड़ रही है। देखिए परिवर्तन हो गया नहीं? यहाँ रहा है, यहाँ रही है, यहाँ पर लिंग था पुल्लिंग, हमने यहाँ स्त्रीलिंग किया। यानी जब हमने स्त्रीलिंग किया तो ये क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। रहा है किसमें परिवर्तन हो गया? रही है। यानी विकारी शब्द ये होते हैं जो लिंग परिणाम में वचन के साथ बदल जाते हैं, वो क्या कहते हैं? विकारी। जैसे लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, अब विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कहते भैया विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो जो विकारी शब्द है ये 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। विकारी कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? वही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण एवं क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, तीसरा, चौथा विशेषण। यानी ये जो होते हैं परिवर्तनकारी होते हैं। जब लिंग, वचन एवं कारक बदल जाते हैं तब इनके दशाओं में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ये विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार, कारक के कारण अपना रूप बदल देते हैं। तो विकारी कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब अविकारी शब्द ठीक इसी के अपोजिट है, उल्टा है। अविकारी कहता है जो शब्द लिंग, वचन तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय के कभी रूप नहीं चलते हुए, वे सदा एक जैसा ही रहेगा। लड़का पढ़ रहा है,
अगर उसको परिवर्तन करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, रहा ही होगा। ठीक। शब्द दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा अविकारी शब्द हो गया। वचन। वचन आप लोगों ने पढ़ा भी था। वचन कितने होते हैं सब लोग जानते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। वचन कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, तीसरा बहुवचन। बहुत सरल है। एग्जाम में पूछता भी है कि वचन कितने प्रकार। डीएलएड में खास तौर पर बहुत पूछता है कि वचन का अर्थ होता है संख्या से लिया जाता है, संख्या से। एक होता है एक वचन का प्रयोग किया जाता है, 2 होता है तो द्विवचन का प्रयोग किया जाता है, 2 से अधिक होते तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। वचन कहते किसे हैं? शब्द के जिस रूप से एक या अथवा अनेक होने का बोध होता है उससे हम क्या कहते हैं? वचन। यानी शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? देखिए एक वचन शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध होता है, यानी जहाँ एक संख्या हो वहाँ एक वचन होता है। जैसे गाय, कलम, नदी, तालाब इत्यादि। क्यों? क्योंकि वे कहें ना तालाब का मतलब कितने तालाब है? एक तालाब है। नदी का मतलब कितने नदी है? एक नदी है। तो एक नदी का प्रयोग हो, एक चीज का। द्विवचन मतलब कह रहे कि शब्द के जिस रूप से उसके 2 होने का बोध होता है, यानी जहाँ 2 संख्याओं का ज्ञान कराया जाए वहाँ द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, एक वचन में गाय थे, कलम थे, गाय, कलम, नदी, तालाब इत्यादि। नदी, तालाब। अब द्विवचन क्या कहता है? शब्द के जिस रूप से उसके 2 होने का बोध होता है उससे क्या कहते हैं? द्विवचन। जैसे 2 गाय, 2 कलम, 2 गाय, 2 कलम, 2 तालाब। बहुवचन क्या कहता है? शब्द के जिस रूप से 2 से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे गाय, कलमे, ठीक, नदियाँ, तालाबे। समझ में आया? नदी, एक नदी, 2 नदी, 2 नदी, तालाबें, बहुत सारी तालाबें जहाँ होती है वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट आ जाइए विभक्तियाँ। हमने वचन पढ़ाया भी है अच्छे से और आपको याद भी है। वचन का अर्थ होता है संख्या से, जहाँ एक संख्या का बोध होता है एक वचन, 2 संख्या का बोध होता है 2 वचन और 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विभक्तियाँ। विभक्ति कितनी होती है? विभक्तियाँ 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। देख लीजिए, यहाँ पर विभक्ति होती है, यहाँ पर वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन,
बहुवचन। विभक्तियाँ कौन सी होती है? ठीक, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कारक आप लोगों को मालूम ही है, तो कौन कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। ठीक, तो विभक्ति का अर्थ क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। क्रिया से सीधा संबंध रखने वालों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? क्रिया से जो सीधा संबंध रखता है वो कारक कहलाता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 6 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन देखिए? देख लीजिए कारक के भेद। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संबंध कारक के बाद अधिकरण कारक, नेक्स्ट है संबोधन कारक। ठीक, तो कारक कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए आप लोग। कारक कितने प्रकार के हो रहे हैं? तो कारक कुछ 6 प्रकार के हो रहे हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। इसके चिन्ह या निशान भी होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में या पर, और संबोधन हे अरे भू। इस हिसाब से देखते हैं आप कि विभक्तियाँ 7 होती हैं। कितनी होती है? 7। कौन कौन से? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। कभी कभी पूछता है संबोधन में कौन सा कारक होता है? तो संबोधन में कर्ता कारक होता है। क्लियर? ये हुआ हमारा विभक्ति, ये हुआ हमारा कारक। कारक 8 होते हैं, संस्कृत में कहते हैं 6 कारक कहते हैं। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं मानते हैं। अब इसका चिन्ह या निशान है। एक वचन में क्या होगा, द्विवचन में क्या होगा, बहुवचन में क्या होगा। तो सबको मालूम है, अगर आप लोगों को संस्कृत पढ़ा होगा तो संस्कृत के अंतर्गत आपने एक सूत्र पढ़े होंगे, सु और जस, अम और टस, टाभ्याम भी, देव्याम भी, दस ओस ओस, ठीक, कस ओस आम, डी ओस जस, सु और जस। ये संस्कृत में है। जैसे आपको यहाँ शब्द रूप बनाना है तो इसी आसार चलता है। इसे शुभ प्रत्यय कहते हैं। कोई भी संस्कृत, जैसे राम शब्द है, राम शब्द में शुभ प्रत्यय, यानी यहाँ देखिए चलता है ऐसे, सु और जस, अम और सु और जस, अम और सस, टाभ्याम भी,
ऐसे करके देखेंगे, आपकी किताब में दिया है 1 2 3 4 5 6 सु। देख लीजिएगा, हमने बताया भी था सु और जस, अम और सस, ताभ्याम भी, देभ्याम भी, 10 ओस ओस, 10 ओस ओस, इस हिसाब करके डी ओस सुप, डी ओस सुप। देख लीजिए डी ओस सुप। सुप प्रत्याहार जब बनता है, सुप प्रत्याहार का मतलब इसका सु और लास्ट का, तो जैसे हमने प्रत्याहार आपको बताया था, ये हो गया सुप प्रत्याहार। अब इसका रूप, शब्द रूप कैसे बनता है? जैसे राम शब्द बनाना, राम शब्द से 7 विभक्तियां और 3 वचन मिलकर कितने बनते हैं कुल? राम शब्द से 7 विभक्ति गुणते 3 वचन बराबर 21। देखिए आपका 21 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, तो 7 गुणते 3 बराबर 21, 7 गुणते 3 बराबर 21। 21 किससे बनती है? सुप्रत्याहार से। जैसे राम शब्द से बनता है रामा राम है, मूल शब्द राम है लेकिन बनता क्या है? राम है। क्यों? क्योंकि राम एक वचन में अगर जाएंगे तो रामा कहेगा, संस्कृत में राम नहीं होता है, अगर उसे एक कहना है तो रामा कहना है। तो राम प्लस सु, एक बताते रामा कैसे बनता है? राम प्लस सु, जो संस्कृत पढ़े उनको मालूम है कि उपदेशी अनुनासिक एक संज्ञक तस्लोपा सेलो बचा क्या? राम प्लस ससुरु सकारू खरवसाने विसर्जनीय से र का विसर्ग, ठीक। तो विसर्जनीय से विसर्ग स का, देख लीजिए विसर्जनीय से स का विसर्ग, तो बन जाता है रामण, ठीक। ये हुआ रामण। इस तरीके से सारे रूप बनते हैं। आप लोग इस पर मत जाइए, सिर्फ इतना रखिए कौन किसमें क्या जुड़ता है, इसको याद रखिए। सु और यस, आम और सस, ताभ्याम भी, देभ्याम भी, ऐसे करके सारे रूप बनते हैं, ठीक। तो आपको हमने विभक्तियाँ बता दी, विभक्तियाँ कितनी होती है? 7, जो संख्या बताते हैं, प्रथमा है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है। इस हिसाब से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? डीलेड में शब्द रूप को स्पष्ट करते हुए शब्द रूप किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द रूपों की व्याख्या कीजिए, ठीक। उदाहरण देते हुए सर्वनाम शब्द रूपों को समझाइए। सर्वनाम शब्द रूप क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे असमद हो गया, इस्मत हो गया, स हो गया, तत् हो गया, एतद हो गया, इदम हो गया, ये सर्वनाम का रूप है। शब्द रूप क्या है? संज्ञा शब्द रूप क्या है? राम हो गया, हरि हो गया, मोहन हो गया, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द रूप है। विशेषण शब्द रूपों को उदाहरण से बताइए। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण किसे कहते हैं, ठीक। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा का अर्थ बताइए, सिंपल सा चीज़ है, संज्ञा का अर्थ बताइए। सर्वनाम का अर्थ बताइए। सर्व प्लस नाम, जो संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होता है, सर्वनाम कहता है। पित शब्द के रूप पंचमी विभक्ति 3 वचनों में लिखिए, ठीक। जैसे कोई कहते राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति 3 वचनों में लिखिए। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पितु का है पंचमी में, कह रहे कि पितु शब्द पंचमी विभक्ति सभी वचनों में लिखिए। पितु, पितुभ्याम, पितुभ्य, ठीक। इस हिसाब से बल याचते वसुधाम पूछ लिया, बल याचते वसुधाम में कौन सा कारक है या कर्म संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो आकस्तम च जो होता है वो 16 धातु होती है। तो बल याच से, जहाँ याच मतलब मानना आता है, वहाँ पर द्वितीय व्यक्त होता है। किस सूत्र से? आकस्तम च में।
जैसे कह दिया निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, मथुरा है कि मधुरता है कि मानवता है कि नदी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो विभक्ति आपने देख लिया कैसे बनता है, शब्द रूप की व्याध रूप। धन्यवाद। और आप अच्छे से पढ़िए और इसके रिवीजन करिए। आज जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने ही आपका ये क्लियर होता चला जाए।